और सिंपल सा सक्सेस फॉर्मूला है। आप रात में तभी सोएं जब आज का आपको तैयार हो जाए, सोने ही मत जाएं। सक्सेस का और कोई फॉर्मूला नहीं है। एक छोटी सी कहानी है सक्सेस की। क्या एक सज्जन थे, बहुत फेल हो जाते थे हर काम में। वो ऋषि के पास गए, उन्होंने कहा कोई मंत्र दो मुझे जिससे मुझे सक्सेस मिल जाए। उन्होंने कहा ऐसा है, ये इतने मंत्र पढ़ो और तुम जंगल में चले जाओ, 1 साल तक किसी को याद मत करना, केवल ये तपस्या करो, ये मंत्र का उच्चारण करो। ठीक है, चले गए। 1 साल तक बिल्कुल खो गए अपने उसमें मंत्रों में। 1 साल बाद फिर वापस ऋषि से मिलने गए तो रास्ते में कुछ लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई, क्योंकि वो तो बेचारे दाढ़ी बढ़ गई थी उनकी, वो अजीब से दिखने लगे थे। 1 साल बड़ा पीरियड होता है। उन्होंने किसी काम में और टाइम नहीं लगाया, केवल मंत्रों का उच्चारण किया। तो रास्ते में लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई, उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा इन सबकी आवाज़ तुतला खराब हो जाए, साउंड सबकी खराब हो गई। तो व्यक्ति सोचा अरे अब मैं तो पावर आ गई मुझ में। तो वो ऋषि के पास पहुँचे तो ऋषि ने कहा भी पावर की पूरी बात नहीं हुई, ये फाइनल पावर आपके अंदर तब आएंगी जब आप गंगा जी में नहा के आओगे। ठीक है, उनने रास्ते के 2 एड्रेस दे दिए कि इन 2 घरों में रुकना, यहाँ खाना खाना, और फिर आप गंगा जी में नहा लोगे तो आपकी पावर पूरी परमानेंट हो जाएंगी। तो ठीक है, वो रास्ते में एक जगह रुके जहाँ उन्होंने एड्रेस दिया था। तो देखा कि हस्बैंड वाइफ हैं केवल उस घर में। वाइफ अपने बीमार हस्बैंड की सेवा कर रही थी, वो ज़्यादा ही बीमार थे, तो ऋषि का ख्याल नहीं कर पाए उनका। उन्होंने कहा थोड़ा और इंतज़ार कर लीजिए, अभी खाना बनाएंगे फिर खिलाएंगे। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, ये तो मुझे इंतज़ार करा रही है, क्योंकि उन्हें तो पावर आ गई थी। तो उन्हें थोड़ा सा प्राउड फील होने लगा था। जब लगा कि काफ़ी देर होगी, तो ऋषि अपने पति की सेवा में ही लगी है, मेरे खाने पीने का कोई इंतजाम ही नहीं कर रही। तो उन्होंने उसको भी श्राप दिया कि तुम बीमार हो जाए। पर देखा कि ऋषि के श्राप का उस पर असर ही नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ उस पर। ठीक है, जैसे तैसे वहाँ रात गुजार के फिर आगे बढ़े और फिर अगले घर में गए तो देखा कि ये तो चोर का घर है किसी, क्योंकि वो चोरी की प्लानिंग कर रहा था उस वक्त और सामान वामान इकट्ठा कर रहा था। उसने कह दिया कि अभी अपने वहाँ इस जगह पे चोरी करना है, वहाँ के लिए मैं पूरा सेटअप बना रहा हूँ, सामान इकट्ठा कर रहा हूँ। तो ऋषि जी ने थोड़ा इंतज़ार किया, देखो काफ़ी देर तक लगा रहा। ऋषि को बड़ा गुस्सा है कि ये तो चोरी इससे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, मुझसे ज़्यादा। तो उसने उसको श्राप दे दिया कि जा तू किसी काम का नहीं, तेरी चोरी सक्सेसफुल नहीं होगी, देखता हूँ कल तू जेल में मिलेगा। ठीक है, वो चोर निकल गया सुबह और आया शाम को। ऋषि गए नहीं, इंतज़ार करते रहे कि उसको जेल भेज दें। तो वो लौट के आया, चोरी करके चला आया। ऋषि को तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरे श्राप का इस पर कोई असर नहीं हुआ। तो फिर गंगा जी नहाने पहुँचे, लौट के पहुँचे, ऋषि को उन्होंने कहानी सुनाई कि मेरा श्राप तो काम कर रहा है कहीं पे, कहीं काम नहीं कर रहा, और जो 2 एड्रेस दिए थे आपने उन जगह काम नहीं किया। ऐसी क्या खास बात है उन 2 जगह में? तो उन्होंने सिंपल सी बात कही कि ये जो 2 जगह जहाँ आप गए थे, जो पत्नी थी अपने बीमार पति की सेवा कर रही थी, उसका केवल एक ही उद्देश्य था, वो सिंगल माइंडेड होकर काम कर रही थी, इसलिए आपको उस पर कोई असर नहीं हुआ। आगे चोर का भी यही था, वो चोरी कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था, पूरा डूब के सारा ताना बाना बुन रहा था, इसलिए वो अपने काम में सक्सेसफुल हुआ। आपके श्राप का उस पर भी कोई असर नहीं हुआ। तो उनको सीधे सीधे समझा दिया कि आपको सक्सेस तब मिलेगी जब आप किसी काम को डूब के करेंगे और सिंगल माइंडेड होकर करेंगे, 24 घंटे एक ही चीज़ सोचेंगे। आपको श्राप देने की जो ताकत आई वो इसलिए आई क्योंकि 1 साल आपने तपस्या की, सिंगल माइंडेड होकर काम किया, तो आप में आ गई। अब ये उन लोगों पे काम कर रही है जो अधूरे मन से काम करते हैं, उन लोगों पे ये काम नहीं करेगी जो सिंगल माइंडेड होकर डूब के काम करते हैं। वो जो भी कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल होंगे, आप उन्हें रोक नहीं सकते, आप जैसे चाहे श्राप देते रहो। तो सक्सेसफुल होने का एक सिंपल सा मंत्र है, कुछ और है ही नहीं। आप दाएं बाएं मत देखो, दोस्त को मत देखो। आपका इंटेलिजेंट दोस्त हो, क्लास का टॉपर हो, मैं गारंटी लेता हूं कि आप उसको पीछे छोड़ सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, सबके पास बराबर ब्रेन है, ध्यान रखना। एक ज़्यादा फोकस होकर काम करता है, एक कम फोकस होकर काम करता है, बस अंतर इतना सा है।
एक उसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है, दूसरे के दिमाग में कुछ और भी चलता रहता है। अंतर इस बात का है। आप डूब के काम करेंगे, मैं कहता हूँ आप क्लास में बॉटम पे भी रहते होंगे तो भी टॉप पे आ जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगी, वो आप उसको पीछे छोड़ देंगे, आज नहीं तो कल। तो कभी अपने आप को वीक मत समझें, बस तरीका बदल दें अपना काम करने का। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जिन्होंने तरीका बदला और वो बहुत कुछ कर गए। तो कोई गॉड गिफ्टेड तो सब है, बराबर ब्रेन है, बस ये है कि सही डायरेक्शन में कौन अप्लाई करता है, सिंगल माइंडेड होकर काम कौन करता है। तो इस चीज़ को लाइटली मत लेना। मेरी एक सिंपल सी सलाह है, या तो आप तैयारी करो या मत करो, दो ही ऑप्शन रखो। माँ बाप पेरेंट्स से कह दो कि मुझे तैयारी नहीं करनी, एक ऑप्शन ये, या फिर तैयारी करनी तो फिर दूसरी चीज़ सोचो ही मत। आप बिल्कुल अपने काम में डूब जाओ कि मुझे टीचर ने जो पढ़ाया है आज मुझे वो तैयार करना है, तब मैं खाना खाऊंगा, तब मैं सोऊंगा। आप अगर इस संकल्प के साथ काम करते हैं, बस 1 साल है आपके पास बची, आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में होंगे, कोई नहीं रोकता, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। आप किसी के पास मत जाइए, अपने दोस्त से बात मत कीजिए, केवल टीचर ने जो बताया उस पर मेहनत करो। आपको प्रॉब्लम आते हैं तो आप टीचर से डिस्कस करो, दोस्त से नहीं, क्योंकि वो खुद अभी सीख रहा है, उसको वो क्या बताएगा आपको। और अगर आप दोस्त से पूछते हैं तो गारंटी कि आप हमेशा उससे नीचे रहेंगे, क्योंकि आप तो उसके बराबर पहुंच नहीं पाएंगे, वो आपका गुरु है। तो आप टीचर से बात करें, कोई प्रॉब्लम है कभी भी किसी से डिस्कस ना करें, पहले आप तपस्या करें फिर दूसरे को ज्ञान दें, वो ठीक है। अभी तो आप सब सीख रहे हैं, तो इसलिए एक दूसरे से जब पूछता है तो मैं समझ जाता हूँ कि उसका कुछ नहीं होना। मैंने बहुत सारे बच्चों को क्लास में देखा है इतने सालों से, मुझे करीब 19th ईयर है मेरी टीचिंग की, जो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कोई बच्चा दूसरे से डिस्कशन करना शुरू कर देता है, मैं समझ जाता हूँ कि इसका करियर में कुछ नहीं होना, कहीं भी उसको सक्सेसफुल नहीं होना, क्योंकि उसकी आदत है दूसरे पर डिपेंडेंट होने की, और जो दूसरे पर डिपेंडेंट होगा वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता, वो पैरालाइज्ड एक तरह से मेंटली। तो अपने आप को पैरालाइज्ड मत करो, मेहनत करो, कोई प्रॉब्लम है टीचर से डिस्कस करो, बस घर जाके काम करो। मैं गारंटी लेता हूँ, अगर नहीं करना तो भी खुल के बोल दो। मैं कहता हूँ जो करना है उसको डूब के करो, जो भी मन करता है ना कि मुझे ये काम में इच्छा है वो काम करो, पर डूब के करो। चोर भी बनना है तो चोरी के लिए भी आप जीवा जान लगा के तरीके अपनाओ, मॉडर्न तरीके अपनाओ, तो उसमें भी सक्सेसफुल हो जाओगे। पर जो भी करना, मैं कह रहा हूँ, मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, एक चोरी का एक उसका, वो यही था कि अच्छा करो या बुरा करो आपको सक्सेस मिलेगी। बस क्या है, आप तन मन धन से पूरे एक ही काम में जुड़ जाए। तो या तो तैयारी करो या मत करो। हंसते खेलते ऐसे नहीं कि साल बीत गई फिर बाद में रो, ये हुआ वो हुआ, इसको जिम्मेदार ठहराओ उसको जिम्मेदार ठहराओ, उस टीचर को गाली दो उस टीचर को गाली। ज़्यादातर तो यही है, फर्स्ट हैंड तो टीचर ही ब्लेम होता है, दूसरे हैंड पे पेरेंट्स ब्लेम होते हैं, तीसरे हैंड पे फिर दोस्तों की बारी आती है, तूने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। पहले 2 आसान टारगेट हैं, एक तो टीचर दूसरा पेरेंट्स, तीसरा टारगेट बनता है फ्रेंड कि इन्होंने मेरा करियर खराब कर दिया। असल में कोई जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हैं। आप में अकल होती तो आप सोर्सेस को इकट्ठा करते, टाइम को यूज करते। टीचर कोई अच्छा बुरा नहीं होता, रिजल्ट टीचर को नहीं देना, रिजल्ट तो आपको देना है। अगर आपको अच्छा टीचर नहीं मिला तो भी आप रिजल्ट दे देंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। ये जरूर है कि आप अच्छी उतनी बढ़िया रैंक नहीं ला पाएंगे, पर सिलेक्शन ले जाएंगे। तो टीचर का तो बस इतना सा रोल है कि वो आपको रैंक दिलाता है, सिलेक्शन ना होना आपके हाथ में है। तो अभी आपके पास टाइम है, शुरुआत है ईयर की, 1 साल ही बचा है। अगले साल जनवरी में जेईई मेंस होगा, वो भी नहीं 1 साल बचा, 11 मंथ बचे, काउंटिंग उल्टी शुरू हो गई, जनवरी में हो जाएगा पहला एग्जाम। तो टाइम तो बचा नहीं, 11 मंथ बचे हैं, और आपको पता ही लगना है कब 11 मंथ निकल गए। आपको पता लगा 2019 कब खत्म हो गया, ऐसे ही 2020 कब खत्म हो जाएगा आपको मालूम नहीं चलना। तो या तो तैयारी करो या मत करो, 2 ही ऑप्शन रखो। मैं तो आज आपको पहले डे कह रहा हूँ, आप सब छोड़ दो, वो काम में लग जाओ जो आपका मन लगता है, सक्सेस मिलेगी आपको। तो इन चीज़ों को लाइटली मत लेना, यही आना है जो आपको मैं दे रहा हूँ, यही प्रिंटेड आना है। इसलिए मैं कहता हूँ जो इसमें जिसमें नंबर आपके इसमें आ रहे हैं उसी रेशियो में फाइनल एग्जाम में आने हैं। भगवान भी नहीं बचा सकता आपको, मैंने हर साल ये देखा हुआ है। तो काम करो तो सीरियसली करो या मत करो, ठीक है। चलो आगे करते हैं, देखो क्या किया हमने।
हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात कर रहे थे और आपको स्ट्रक्चर इनके बता दिए थे ऑक्साइड्स के, कैसे इनको प्रिपेयर करना है ये भी बता दिया था आपको। ठीक है, अब कुछ ऑक्साइड्स की रिएक्शंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, वो मैं दे रहा हूँ आपको। बाकी किसी प्राइवेट बुक की रिएक्शंस को नहीं पढ़ना, वहाँ बहुत लिखा हुआ है बिना काम का। देखो काम की चीज़ क्या क्या है ये देखें आप। NO के बारे में लिखें कुछ पॉइंट्स। NO आपको मालूम है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, तो NO एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है आसानी से। NO प्लस आयन बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, मतलब NO का ऑक्सीडेशन आसान है। ठीक है, तो कितनी रिएक्शन लिख सकते हैं आप? अगर NO का ऑक्सीडेशन आसान है, इसका मतलब है NO किसकी तरह काम कर रहा है? रिडक्टेंट की तरह। तो ये किससे रिएक्ट करेगा बताओ? ऑक्सीडेंट से। सिंपल है बिल्कुल, ऑक्सीडेंट से रिएक्ट करेगा। जैसे इनफैक्ट O2 गैस ले लो, O2 से रिएक्ट कर जाएगा, क्या बना लेगा? NO2। बिल्कुल आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। एयर से ही ऑक्सीडाइज हो जाता है NO, एयर से ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसका रीजन सिंपल है, NO के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और O2 मॉलिक्यूल के पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आएगा पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1 आएगा। पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों फ्री रेडिकल की तरह काम कर रहे हैं और जो फ्री रेडिकल का कॉम्बिनेशन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? 0। कोई एनर्जी नहीं चाहिए। तो NO2 से कंबाइन करके क्या बना लेता है? NO2। O2 से मतलब एयर अगर ले लें तो उससे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और अगर कोई नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स मिल जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, और आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर कोई नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स है तो ऑक्सीडेशन और आसान है। नेसेंट ऑक्सीजन के सोर्सेस आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, क्या मिलेगा? CaCl2 और NO2। N2O भी नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स होता है। N2O और NO की रिएक्शन होगी, आप प्रिडिक्ट करो क्या बनना चाहिए? N2 गैस बनेगी और NO2 गैस बनेगी। O3 मॉलिक्यूल नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स है। O3 मॉलिक्यूल ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, नेसेंट ऑक्सीजन के सारे सोर्सेस, क्या बन जाएगा? N2 and O2। अच्छा, N2O भी रिएक्ट करेगा, NO आएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? NO2। इसी तरह से आप ऐड कर सकते हैं NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड।
इससे भी क्या बन जाएगा, NO2 प्लस NaCl। हम क्या चेंज करते चले जा रहे हैं, नेसेंट ऑक्सीजन के सोर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 2 ऑक्साइड मैंने डाल दिए, इन 2 ऑक्साइड में से कौन रिएक्ट करेगा, या दोनों, या कोई एक, या एक भी नहीं, ये रिएक्ट नहीं करेगा, NO2 प्लस Cu बन जाएगा। ठीक है, आप ये जानते हैं कि हेलोजन्स हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट होते हैं, हैलाइड आयन। सारे हेलोजन्स किसकी तरह काम करते हैं, ऑक्सीडेंट की तरह। सारे हेलोजन्स क्या होते हैं, ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर आप जानते ही हैं, फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर एक्सेप्शनली हाई होती है। रिडॉक्स चैप्टर याद करें आप, याद आ जाएगा सारा। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर एक्सेप्शनली हाई, मतलब फ्लोरीन को रिड्यूस करना सबसे आसान। नॉर्मली रिएक्शन क्लोरीन के साथ आती है। क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड। और NO कितने इलेक्ट्रॉन देता है आपको मालूम है, एक NO कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब बैलेंस रिएक्शन बनानी है, क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, तो क्या होगी रिएक्शन बताओ, 2NO प्लस Cl2 क्या बन जाएगा, 2NOCl। ठीक है, अगर कोई सेंट्रल एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन नंबर में है और स्टेबल लोअर हो तो वहां भी यही काम होगा। जैसे NO है, SnCl4 आप ले लें तो ये रिएक्शन भी हो जाती है, 2NOCl बनता है और SnCl2 बचेगा। क्या हुआ इसमें बताएं, Sn प्लस 4 किस में आ गया, +2 में, और Sn की मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर कौन सी, +2। तो Sn रिड्यूस होना चाहता है और NO उसको रिड्यूस कर देगा। दोनों ही फेवरेबल पॉइंट है। इनफैक्ट जो लेस रिएक्टिव मेटल के हैलाइड है, लेस रिएक्टिव मेटल जैसे AgCl से रिएक्शन करेगा, NOCl बनाएगा और Ag बना लेता है। बट लेस रिएक्टिव मेटल के हैलाइड ध्यान रखना, ये नहीं कि सोडियम क्लोराइड ले लो। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिंग टेस्ट में है, NO की रिंग टेस्ट में होता क्या है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एसिड मीडियम में NO से रिएक्ट करता है, NO से रिएक्ट करता है उसको, एक्वस मीडियम है। तो एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है FeH2O5NO।
डॉट SO4। ये ब्राउन रिंग है। ये पहले तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ना तो फेरस ऑक्सीडाइज हुआ, ये नॉन रिडॉक्स है अभी। बट जैसे ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन NO से आयरन पे ट्रांसफर होता है, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से इसका कलर आता है। P ब्लॉक के बाद आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा, तब इसकी थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी। बट इसमें कलर का रीजन क्या है, एक सेंटेंस में आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम NO टू आयरन। NO को यहां पे कहते हैं लिगेंड। तो एक इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर कर सकते हैं NO से आयरन पे। NO के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बायो वाले शायद इसका रीजन बता दें, ब्लड का रेड कलर क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी इंसान का गला दबा दें, उसकी बॉडी ब्लू हो जाती है। जो फांसी लगा के मरते हैं लोग, उनकी बॉडी बाद में देखो ब्राउन ब्लू टाइप की होती है, थोड़ी ग्रीनिश ब्लू टाइप की। रेड क्यों नहीं होती? अगर हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर था ब्लड का, तो पूरी बॉडी रेड क्यों नहीं होती? क्योंकि ब्लड तो है बॉडी में। तो ये बिल्कुल गलत है कहना। बायो की लैंग्वेज में तो ठीक है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ये गलत है कहना कि हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर है। हीमोग्लोबिन रेड कलर का नहीं होता, ऑक्सी हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है। आप जो O2 इनहेल करते हैं, O2 के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है आयरन पे। आयरन कहाँ प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन में। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से रेड कलर आता है। अगर O2 नहीं है बॉडी में तो ब्लड का रेड कलर नहीं आएगा। अब आप किसी का गला दबाओ, O2 नहीं जा रही है, तो ब्लड रेड कैसे रहेगा? समझ आ रहा है आपको? तो आप कहो कि हीमोग्लोबिन रेड कलर का है, बिल्कुल गलत है। रेड कलर का कौन है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दूसरा एग्जाम्पल ले लें आप। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर आप इनहेल करते हैं तो भी आपकी बॉडी ब्लू हो जाती है। O2 की जगह CO इनहेल कर लो, डेथ भी हो जाएगी, साथ ही साथ ब्लू पड़ जाएगी। सेम रीजन है। हीमोग्लोबिन से O2 कंबाइन नहीं कर पा रही। कौन कंबाइन कर रहा है? CO। तो क्या बनता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कलर आने का रीजन क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ाएंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना लिगेंड से मेटल पे, ठीक है। तो NO के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, O2 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से कलर्ड होता है, ब्राउन कलर का बनता है। तो एक तो आपसे एक्सपेक्टेड है कुछ NO की रिएक्शंस। दूसरा लिखो आप N2O की रिएक्शंस। N2O नाइट्रस ऑक्साइड नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स होता है। नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स है। ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है, तो ये कंबशन रिएक्शन करेगा। कंबशन रिएक्शन करता है ये, और O2 से बेटर कंबशन रिएक्शन देता है। इट इज मोर कंबस्टिबल देन O2। क्यों? क्योंकि ये तो एटॉमिक फॉर्म है और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है। कौन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट होगा? एटॉमिक फॉर्म। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर, क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड तो तोड़ना नहीं है।
कोई बॉन्ड ब्रेक करना नहीं। जैसे आपको मालूम है कि अगर हम किसी मेटल या नॉन मेटल को बर्न करें तो उसके ऑक्साइड बनते हैं। जैसे सल्फर को बर्न करें बट N2O से रिएक्ट करा दें, क्या बनना चाहिए? SO2। अगर आप फास्फोरस को बर्न करें क्या बनेगा? डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट P4O10 बनता है इनफैक्ट मेनली, अगर ये सफिशिएंट अमाउंट में है। इवन कार्बन को बर्न करें N2O में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस नहीं है तो नॉन मेटल को बर्न करें आप, रेडीमेड ये ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाएंगे। नेसेंट ऑक्सीजन N2O से आएगी। ये क्लोरोफॉर्म है, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। एक वार गैस बनती है COCl2। क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से एक वार गैस मिलती है आपको। वार गैस या इसको WMD भी कहते हैं, मतलब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। हजारों लोगों को एक साथ मारना हो तो एयर में COCl2 छोड़ दो। फॉस्जीन इसका नाम है। क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से फॉस्जीन गैस बनती है। क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से फॉस्जीन बनती है। एक वार गैस आपको बताई थी ऑर्गेनिक में, ल्यूइसाइट। फॉर्मूला बता सकते हो आप? ल्यूइसाइट ये है, इथाइन से हमने इसको बनाया था आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करके। आर्सेनिक के कंपाउंड कैसे होते हैं? पॉइजनस। ये है ल्यूइसाइट, ये भी वार गैस है। आजकल आप सुन रहे होंगे चाइना में कोरोना वायरस, अभी वो इंडिया में एंट्री नहीं कर पाया, कर जाएगा तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो वो हुआ कैसे? ये है जो जगह थी वहाँ पे उनकी बायोलॉजिकल लैब है जहाँ वो ये वीपन्स बनाते हैं, बायोलॉजिकल वीपन्स। वहाँ इसी तरह के एक वायरस वो बना रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वो रिलीज हो गया, फैल गया। तो जो बना रहे थे सबसे पहले तो वही मरे, और जितनी सिटी में फैला वो सिटी बिल्कुल लॉक्ड कर दी, ना कोई इन ना कोई आउट। और धीरे धीरे करके वो सब मर रहे हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट तो ये है कि करीब 2000 मर गए, पर 2000 नहीं मरे, 2 लाख से ज़्यादा मर चुके हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है और अभी कंट्रोल नहीं हुआ। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट इंडिया में हुआ था 1984 को, 2-3 दिसंबर, भोपाल में। एक गैस रिलीज हो गई। एक कंपनी थी जिसके डायरेक्टर थे वारेन एंडरसन, अब तो मर गए अपनी मौत, बट वारेन एंडरसन उसके डायरेक्टर थे। वहाँ से ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि ये गैस रिलीज करें तो कितने एरिया के लोग मरेंगे, अफेक्टेड होंगे। अगर ये जानना हो कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने मरेंगे तो उसके लिए 2 ही कंट्री हैं, या तो इंडिया या चाइना। पॉपुलेशन यही है, और यहाँ के लोग मरें तो भी बच सकते हैं डायरेक्टर, ये भी तय है। क्योंकि लोग भ्रष्ट हैं तो वो डायरेक्टर जिंदा यहाँ से जा गया। खुद क्या राजीव गांधी थे उस वक्त PM, वो खुद छोड़ के आए उसको।
हाँ, किसी और कंट्री में अगर ऐसा होता तो तुरंत उसको फांसी पे लटका देते। इवन पाकिस्तान में होता तो भी फांसी पे लटका देते। अपनी कंट्री तो भगवान ही मालिक है। तो 2-3 दिसंबर की नाइट को एक गैस रिलीज हुई, MIC, वार गैस। कौन सी गैस है ये? मिथाइल आइसोसाइनेट। ये भी एक वार गैस है, CH3NCO, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, इसी तरह से N2O लोअर ऑक्साइड को हायर ऑक्साइड में बदल देगा। जैसे CO है, CO को किस में कन्वर्ट कर देगा? CO2 में। लोअर ऑक्साइड को हायर ऑक्साइड में। ठीक है, NO अभी आप लिख ही चुके हैं, NO को किस में कन्वर्ट कर देगा? NO2 में। तो ये N2O की रिएक्शंस हैं। NO और N2O के ही क्वेश्चंस आते हैं, इतने ही, इससे ज़्यादा आते नहीं, इन्हीं में से आएंगे। नेक्स्ट लिखो, ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। आपके सिलेबस में HNO3। वैसे तो लिस्ट लिख लें आप, जैसे एक है एसिड HNO, या इसका डाइमर भी लिखते हैं N2H2O2। इसका नाम है हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड। दूसरा है HNO2, आप जानते हैं क्या है ये? नाइट्रस एसिड। तीसरा है HNO2, ये क्या है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। और HNO4 क्या है? पर नाइट्रिक एसिड। पर नाइट्रिक एसिड। आसान है इनके स्ट्रक्चर बनाना। ये HN डबल बॉन्ड O, ये HON डबल बॉन्ड O, HNO2, ये HON डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, HNO3। और HNO4, इसमें एक पेरोक्साइड बॉन्ड है, इसके नेम से ही समझ में आ गया होगा आपको, पर नाइट्रिक एसिड, एक पेरोक्साइड बॉन्ड है। तो आपके सिलेबस में है HNO3, राइट डाउन प्रिपरेशन ऑफ HNO3। और इस नेम के साथ ही आता है ये ओस्टवाल्ड मेथड। ये इंडस्ट्रियल मेथड है, ओस्टवाल्ड मेथड। अक्सर पूछते हैं कि ओस्टवाल्ड मेथड में कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं? कैटालिस्ट का नाम भी पूछा जाता है।
तो देखो क्या क्या स्टेप है। पहला स्टेप है अमोनिया को ऑक्सीडाइज करना। अमोनिया को ऑक्सीडाइज करना आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसमें 500 केल्विन चाहिए, 9 बार। कौन सा कैटालिस्ट? प्लेटिनम कैटालिस्ट। सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है NO। सेकेंड स्टेप है नाइट्रिक ऑक्साइड एयर से रिएक्ट करता है, एयर से, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। क्यों? दोनों फ्री रेडिकल हैं। तो NO एयर के कांटेक्ट में आते ही अपने आप NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ नहीं चाहिए आपको। NO2 किस तरह का ऑक्साइड है? एसिडिक, बेसिक? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, 3 ऑप्शन में से डिसाइड करो। NO2 एसिडिक ऑक्साइड है। इसके हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा बताओ? थर्ड स्टेप, एसिडिक ऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है? एसिड। और इसके हाइड्रोलिसिस से 2 एसिड मिलते हैं, HNO2 एंड HNO3। क्यों 2 एसिड मिलते हैं? तो देखो बिल्कुल आसान है, ध्यान देना। मैं जनरलाइज कर रहा हूं अब पूरे P ब्लॉक के लिए, पूरे P ब्लॉक के लिए। जैसे H2CO3 एसिड है, आपसे कहें इसका एनहाइड्राइड बनाना है। क्या बनाना है? एनहाइड्राइड। मतलब इसको हाइड्रोजन फ्री करना है और हाइड्रोजन को बाहर करना है वाटर के फॉर्म में। तो हाइड्रोजन को बाहर करो वाटर के फॉर्म में, 1 मोल H2O हटाने पे बचेगा एनहाइड्राइड। क्या बचेगा बताओ? CO2। तो CO2 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ H2CO3। सिंपल है बिल्कुल। क्या आप बता सकते हैं H2SO4 का एनहाइड्राइड क्या होगा? SO3। बिल्कुल ठीक है। H2SO3 का एनहाइड्राइड क्या होगा? SO2। बिल्कुल ठीक है। अब आप बता सकते हैं HClO4 का एनहाइड्राइड क्या होगा? Cl2O7। कैसे आया बताओ? ध्यान दें तो आप ये बात मैं S ब्लॉक में भी आपको बता चुका हूं सारा। जब भी हाइड्रोजन ऑड नंबर में हो 1 3 5 7 तो पहले उसका डाइमर बनाते हैं। हाइड्रोजन को इवन नंबर में कर लेना, इवन नंबर में करके फिर वाटर आप बाहर करो। क्या बचा? Cl2O7। तो Cl2O7 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ HClO4 पर क्लोरिक एसिड। HClO4 को क्या कहते हैं? पर क्लोरिक एसिड। तो एनहाइड्राइड बनाने का तरीका समझ में आया? ठीक है। अब आप बताएं मुझे HNO3 का एनहाइड्राइड क्या है? N2O5। बिल्कुल ठीक है। HNO2 का एनहाइड्राइड क्या है? N2O3। मतलब ये कि N2O3 का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो HNO2 बनेगा। N2O5 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? HNO3। उल्टा सोच लो,
कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करें तो H2CO3, SO2 का हाइड्रोलिसिस करें तो ये बनेंगे। अब आप बताएं मुझे उल्टा, NO2 किसका एनहाइड्राइड है? NO2 किसका एनहाइड्राइड है? HNO3 का, HNO2 का। आंसर है कि इनके तो ये लिखे एनहाइड्राइड। तो NO2 एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, बिल्कुल एक्सेप्शनल है। इट इज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड, एक सिंगल एसिड का नहीं है। ये सिंगल एसिड का नहीं है, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है HNO2 और HNO3 का। इन दोनों को मिक्स कर दो, क्या बनेगा फॉर्मूला? H2N2O5। इससे आप वाटर बाहर कर दो, क्या बचेगा बताओ? N2O4। N2O4 का मोनोमर क्या होगा? NO2। तो रिमेंबर NO2 इज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड, या ये कह सकते हैं ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है किस किस का? HNO2 एंड HNO3 का। तो NO2 के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा फिर? दोनों एसिड बनेंगे। और आप बताएं, लॉजिकली सिंपल है, इनमें से किसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो सकता है? HNO2 का। तो फोर्थ स्टेप ये है, HNO2 तो हमें चाहिए नहीं, तो हम मिक्सचर को हीट कर देते हैं। तो HNO2 HNO3 में चला जाता है और NO गैस प्रोड्यूस होती है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हुई, डिक्रीज भी हुई। तो HNO2 का डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। HNO3 मिल गया आपको, जो NO बना उसको रिसाइकिल कर लिया, यहां से फिर स्टेप रिपीट कर लिए। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा? सिंपली HNO3। ये पूरे चारों स्टेप्स को इकट्ठा कर दें तो मेथड का नाम क्या है? ओस्टवाल्ड मेथड। एक और मेथड है आपके सिलेबस में, सेकंड मेथड लिखें, जिसमें केवल पहले स्टेप का डिफरेंस है और कुछ नहीं, केवल फर्स्ट स्टेप का डिफरेंस है। वर्कलैंड आयड मेथड। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया पर कंपटीशन में आता है। इसमें केवल पहले स्टेप का डिफरेंस है। नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए अमोनिया की जगह N2 गैस यूज करते हैं। कितना टेम्परेचर लगता है? 2000 केल्विन टेम्परेचर, प्लेटिनम कैटालिस्ट। केवल पहले स्टेप का डिफरेंस है, बाकी कोई चेंज नहीं है। लिख लो जल्दी। ये दोनों इंडस्ट्रियल मेथड है।
लिख लिया आपने। नेक्स्ट लिखो लेबोरेटरी मेथड, लैब में कैसे बनाते हैं। तो सिंपल है, सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट की रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से। तो आपको मिल जाता है HNO3 एंड K2SO4। सिंपल है बिल्कुल, ये बैलेंस रिएक्शन है, नॉन रिडॉक्स। आप बता सकते हैं रिएक्शन क्यों हुई, रीजन दे सकता है कोई? तो आयनिक रिएक्शन है ये, नॉन रिडॉक्स आयनिक रिएक्शन। सिंपल बात ये है, पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम सल्फेट बोथ आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट हाईली सॉल्युबल होते हैं, इनको प्रेसिपिटेट कराना डिफिकल्ट होता है। सोडियम सॉल्ट तो फिर भी कर लेते हैं थोड़ा, पोटेशियम सॉल्ट प्रेसिपिटेट नहीं होते। गॉड ने हाईली सॉल्युबल क्यों बनाया सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट को? बिकॉज दीज आयंस आर एसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर में ज्यादा से ज्यादा डिजॉल्व हो और आप वो वाटर पिए तो आपको दिक्कत ना हो। आप जानते हैं हमारी बॉडी में सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए एक पंप होता है जिसका नाम क्या है? तो ये आयन आपकी बॉडी में वाटर के थ्रू पहुंचते हैं। अब आजकल मंदबुद्धि लोगों की तादाद बढ़ रही है, रीजन आरओ का पानी। आपको मालूम नहीं आरओ आपके घर वालों को या आपको मंदबुद्धि बना रहा है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम आयन आपकी बॉडी में नहीं जा रहे हैं। आप एक प्रैक्टिकल करेंगे घर पे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक सादा पानी ले लें सीधे जो नल से आ रहा है, उसको हीट करें, ठीक है, और कूल होने दें, नीचे वाइट पाउडर डिपॉजिट हो जाएगा। दूसरा आरओ का पानी लें और उसको भी बॉयल करें और उसको भी कूल होने दें, देखें नीचे कोई पाउडर नहीं आएगा। ये क्या बताता है आपको? आरओ से क्या हुआ? आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। अभी ऑस्मोसिस कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, पूरा सॉल्यूशन चैप्टर आएगा। उससे हुआ क्या? सारे सॉल्ट वाटर से सेपरेट हो गए, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते। जितना अच्छी क्वालिटी का आरओ आपके घर में होगा उतना ही कम आयन आपके वाटर में मिलने वाले हैं, उतने ही ज़्यादा आप बीमार पड़ने वाले हैं। तो आपको मालूम नहीं कि आरओ आपको मंदबुद्धि बना रहे हैं। फिर क्या करें? फिर वो लोग करते हैं बॉर्नवीटा खाते हैं, हॉर्लिक्स खाते हैं और वहाँ से सोडियम पोटेशियम आयन लेते हैं, इधर निकाल दिए उधर से दूसरी तरह से ले रही है। तो खर्चे बढ़ाने के तरीके। वो कहते हैं बच्चे के ब्रेन को डेवलप करना हो तो बॉर्नवीटा खाओ, हॉर्लिक्स खाओ, प्रोटीन एक्स खाओ, कितने सारे भरे पड़े हैं, मतलब बाहर से सप्लीमेंट ले लो। इससे अच्छा है सीधे नदी का पानी ना पियो बॉयल करके, क्या हॉर्लिक्स खाना। तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। आप आरओ घर में लगाए तो फेंक दो निकाल के। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सीरियस बात बोल रहा हूँ, सीरियस बात बोल रहा हूँ मैं। आपको सिंपल से तरीके बता रहा हूँ, आपको बचत हो जाएगी, खर्चे भी नहीं होंगे, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हॉर्लिक्स भी नहीं खाना पड़ेगा, ठीक है ना। मार्केट में सब्जी लेने जाएं तो कीड़े वाली सब्जी खरीदा करें। अब आप कहोगे क्यों? सस्ती मिलेगी। हाँ, पैसे बचेंगे, कीड़े में प्रोटीन होती है वो भी मिल जाएगी। बात यह है कि जिस वेजिटेबल में कीड़े पड़ गए मतलब उसमें पेस्टिसाइड कम है या है नहीं, तो आपको पेस्टिसाइड फ्री वेजिटेबल मिल जाएगी। और जिसमें कीड़े नहीं पड़ पाए उसमें पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा होगा, इंसेक्टिसाइड बहुत ज़्यादा होगा और वो खाएंगे तो कैंसर तक हो सकता है। तो डबल फायदा, कैंसर से ही बचे, पैसे ही बचे। और
थोड़ा कीड़े वाली सब्जी ले लें, फिर बाद में देख के कीड़ा हटा दें, फिर खा लें, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकते हैं। नहीं तो रेडीमेड कीड़े की प्रोटीन भी मिल जाएगी। हाँ, लोग अंडा खाते हैं, उससे अच्छा कीड़ा खा जाओ। चलो, तो देखो आपको मिल जाएगा यहाँ से HNO3 कैसे बना, मैं इसकी बात कर रहा था, ध्यान दें। ये पोटेशियम सॉल्ट वाटर में हाईली सॉल्युबल है। H2SO4 और HNO3 में HNO3 मोर वोलेटाइल है। आयनिक रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है केवल 2 पॉइंट के चलते, या तो प्रोडक्ट क्या होगा, लेस सॉल्युबल या फिर मोर वोलेटाइल। HNO3 मोर वोलेटाइल इसलिए है क्योंकि उसमें पुअर H बॉन्डिंग है H कंपेयर टू H2SO4। H2SO4 में H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है, H2SO4 की विस्कोसिटी हाई है। ठीक है, तो HNO3 मोर वोलेटाइल है, इसलिए रिएक्शन हो रही है। आपने देखा होगा मार्केट में बिक रहा है आजकल मिनरल वाटर। व्हाट इज दैट मिनरल वाटर? पहले तो RO से पूरे आयन अलग कर दिए, फिर बाहर से सोडियम सॉल्ट डाल दिया और बोतल में पैक कर दिया, नाम क्या दे दिया? अब पानी से भी पैसे कमा रहे हैं। इससे अच्छा है कि रेडीमेड मिनरल वाटर ना पियो, क्या जरूरत है आपको RO के थ्रू निकालने की। तो मोर वोलेटाइल HNO3 मिल जाएगा। राइट डाउन प्रॉपर्टीज। एक छोटी क्लासेस में, मालूम नहीं आपके सिलेबस में रही कि नहीं, एक कहानी थी लक्कीमल कौड़ीमल, सुनी है आपने? किताबों में है आपके, अभी पढ़ी है आपने लक्कीमल कौड़ीमल? नहीं पढ़ी है, कभी बाद में सुनाएंगे। 2 कंजूस होते हैं, वो आखिरी में पानी पे बात खत्म होती है, और वो भी RO से ही कनेक्टेड है। उस वक्त तो RO था नहीं, पर जिसने भी ये कहानी लिखी उसने ये जरूर सोचा होगा कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। तो बाद में बताएंगे, पहले HNO3 लिखो, फिर भूल जाते नहीं तो। लिखो HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाईली कोरोसिव होता है, हाईली कोरोसिव। तो अपने आप लिखो आप रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर, जस्ट ड्यू टू एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर का मतलब है इसकी रिएक्शन, मेटल को छोड़ दें बस, ध्यान रहे मेटल के साथ गड़बड़ होती है। मेटल ऑक्साइड डाल दें तो क्या होगा? मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक ऑक्साइड। लिखो रिएक्शन, जैसे मान लो MgO ले लिया, MgO प्लस HNO3 क्या बनना चाहिए? एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट प्लस वाटर। बेसिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? सॉल्ट एंड वाटर। HNO3 मैंने ले लिया, तो सॉल्ट क्या बनेगा? मेटल नाइट्रेट। मेटल नाइट्रेट बनेगा प्लस वाटर। ये मैंने जनरल रिएक्शन लिख दी। अब आप बदलते रहो ऑक्साइड को, जितनी चाहे रिएक्शन लिख लो। CaO प्लस 2HNO3 क्या बन जाएगा? बेसिक ऑक्साइड ले लिया CaO, तो कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा प्लस H2O। CaO की जगह Na2O ले लो, NaNO3 मिलेगा और H2O मिलेगा। तो जितने चाहे बेसिक ऑक्साइड ले लो, तो टाइम पास की बात हो गई। अब फर्दर बेसिक सॉल्ट,
बेसिक सॉल्ट। आप ध्यान दें, जैसे कार्बोनेट आयन अगर है सॉल्ट में तो ये एसिड से रिएक्शन करके CO2 देता है। सल्फाइड आयन है तो कौन सी गैस आती है? SO2 आएगी। सल्फाइड आयन से SO2 और सल्फाइड आयन से H2S। भाई एसिड बेस रिएक्शन लिख रहे हैं हम सिंपली। कार्बोनेट की जगह बाइकार्बोनेट ले लो, फर्क क्या पड़ना, वही गैस आनी, H2CO3 गैस आएगी, H2O + CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। जितनी चाहे रिएक्शन लिख लो, आपको कौन से सॉल्ट लेने हैं? बेसिक सॉल्ट। फॉर एग्जांपल से CaCO3 में HNO3 डाल दिया, बताओ क्या बनेगा? ये है बेसिक सॉल्ट। अंडरस्टूड है? बेसिक सॉल्ट किससे रिएक्ट करेगा? एसिड से। क्या बनेगा? मेटल नाइट्रेट + CO2 + H2O। कैल्शियम कार्बोनेट की जगह सल्फाइड ले लो। सोडियम सॉल्ट भी बेसिक होते हैं, Na2SO3 बेसिक होता है। कौन सी गैस लिबरेट होगी? बोलो। SO2। मेटल नाइट्रेट मिलेगा, H2O और SO2 गैस लिबरेट हो जाएगी। तो बेसिक सॉल्ट आप ले लें तो भी HNO3 रिएक्ट करेगा, बेसिक ऑक्साइड से HNO3 रिएक्ट करेगा। ये ध्यान रखना है, मेटल नहीं लेना, मेटल नहीं लेना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। अब मैं बात कर रहा हूं HNO3 एज एन ऑक्सीडेंट। HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। बट जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है वो फॉर्म कौन सी है? हॉट एंड कंसंट्रेटेड। हॉट एंड कंसंट्रेटेड होना चाहिए, तब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। हॉट एंड कंसंट्रेटेड। और HNO3 डिकम्पोज होके खुद NO2 गैस में आता है। हॉट एंड कंसंट्रेटेड है तो NO2 गैस आती है। तो नॉन मेटल्स के साथ मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, नॉन मेटल्स के साथ। जैसे P4 है, P4 की रिएक्शन हॉट एंड कंसंट्रेटेड HNO3 से करो। क्या बनेगा? सिंपल है, P4 ऑक्सीडाइज हो जाएगा, P4 ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या बन जाएगा? H3PO4। और कौन सी गैस लिबरेट होगी? NO2। ठीक है। फास्फोरस की जगह सल्फर ले लो नॉन मेटल में। तो HNO3 सल्फर को भी ऑक्सीडाइज कर देगा H2SO4 में। कौन सी गैस इवॉल्व होगी? NO2 + H2O।
तो 15th ग्रुप की फॉस्फोरस हो गई, 16th ग्रुप की सल्फर हो गई, 17th ग्रुप के लिए ले लो, 17th ग्रुप आयोडीन। बताओ जरा, आयोडीन की रिएक्शन HNO3 से करें तो क्या बनना चाहिए? मैं ऑप्शन देता हूं, लिख लो। ये ऑप्शन है आपके सामने, HIO, HIO2, HIO3, HIO4। ये 4 ऑप्शंस हैं। किस किस के बीच रिएक्शन के लिए? I2 एंड HNO3। आप सोचिए लॉजिकली क्या बनना चाहिए? कितने कह रहे हैं? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। करेक्ट आंसर है सी। सी क्यों लगा, कौन बताएगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट, बिल्कुल ठीक आंसर है। आयोडीन की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होगी +5। बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस प्रॉब्लम थी। आयोडीन बिलोंग करता है 17th ग्रुप को, इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होती है +5, ये HIO3 में आता है। आप लिख लें पूरी रिएक्शन, I2 + HNO3, HIO3 बन जाएगा प्लस H2O बनेगा प्लस NO2 गैस इवॉल्व होगी। तो हर एक बार HNO3 किस में कन्वर्ट हो रहा है? NO2 में। HNO3 से तो NO2 ही आ रहा है। तो ये तो बात हुई रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो ये आपको HNO3 पे कुछ रिएक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ ये कंसंट्रेशन बेस्ड है, समझाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। वैसे तो आप कोशिश करें तो अपने आप समझ सकते हैं, एक एक रिएक्शन को लॉजिकली आप कोशिश करें समझने की। नहीं आता है तो अगली क्लास में आपको बताएंगे। ले लो एक एक। एक ही पेज लेना है बस, HNO3 है, आगे पीछे ध्यान से देखें। मेन तो है मेटल्स की रिएक्शन जो मेमोरी में रखनी पड़ती है, मेटल्स की रिएक्शन। बाकी समझना तो बहुत आसान है, मेमोरी बेस्ड है मेटल की रिएक्शंस, और वो डिपेंड करती हैं कंसंट्रेशन पे भी, टेम्परेचर पे भी। अगली क्लास में आपको बताएंगे जितना आप समझ सकते हैं।